ओके, सो बिजनेस स्टडीज पार्ट ए में आपका जो सबसे पहला लेक्चर है दैट इज योर मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी मैनेजमेंट के ऊपर इंट्रोडक्शन लिया था, तो एक बार दोबारा से मैनेजमेंट को एक बार इंट्रो लेके आगे चलते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मैनेजमेंट? द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। दूसरों से काम करवाना, हाउ यू मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो रेस्टोरेंट में है, हॉस्पिटल है, स्कूल है या कुछ भी है, हर जगह मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो आपके घर में भी आपकी मदर मैनेजमेंट संभालती हैं कि वो कैसे मैनेजमेंट संभालती हैं। सुबह उठती हैं, किसको क्या बनाना है, सारे कुक को हैंडल करना, कुक आते हैं, मेड आती हैं, ठीक है, कपड़े प्रेस करने वाला आता है, बर्तन धोने वाले लिए आते हैं, या जो भी हाउस होल्ड डेली एक्टिविटीज होती हैं। तो आपकी मदर क्या करती हैं, पूरी के पूरे दिन की एक्टिविटीज को मैनेज करती हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे दिन की एक्टिविटीज को मैनेज करती हैं। मैनेज करने के बाद अब वो जो मैनेज करती हैं, तो उस मैनेजमेंट में भी वो कई सारे स्टेप्स को परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम बात करें कि घर में मदर जो है वो कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करती हैं जिसके थ्रू वो ओवरऑल मैनेजमेंट करती हैं, तो दैट इज POSDC। POSDC का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर ऑल्सो नोन एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म होते हैं। तो अगर आपकी मदर घर में पूरे हाउस होल्ड एक्टिविटीज को मैनेज कर रही हैं, तो इसका मतलब वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, planning, organizing, staffing, directing, controlling, these are the functions of management which are performed by your mother। ठीक है, अब वो सबसे पहले प्लान करती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज करती हैं कि बर्तन धोने वाला कितने बजे आएगा, कुक कितने बजे आएगा, कपड़े प्रेस करने वाला कितने बजे आएगा, कपड़े धोने वाला कितने बजे आएगा। तो सबको ऑर्गेनाइज करती हैं, अलग अलग अलॉट करती है काम। उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग में वो क्या करती हैं कि अपॉइंट करती हैं, कपड़े वाला धोने वाला बंदा अपॉइंट कर लिया, खाना पकाने वाला कुक अपॉइंट कर लिया, अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर देती है अपने अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद हर एक पर्सन को वो डायरेक्शन देती हैं मदर कि कैसे काम करना है। और उसके बाद ये कंट्रोलिंग का मतलब है उनकी एक्टिविटीज को चेक करती है कि जो हमने उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की है क्या एज पर डायरेक्शन वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ये जो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस हैं, ये आपके 5 फंक्शंस हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय योर मदर और विच आर परफॉर्म बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये पांचों फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें विजन टू एजुकेशन, ये सेंटर है, इस सेंटर पे अगर मैं इस सेंटर की बात करता हूँ, तो इस सेंटर पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। इस सेंटर पे हमारे को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है हम सबसे पहले अपने गोल सेट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इस सेशन में हर स्टूडेंट के इतने % रिजल्ट निकालने हैं। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट्स हम चलाएंगे, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, हम ये सारे डिपार्टमेंट चलाएंगे। हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट टीचर्स रखेंगे और ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में इतने इतने बच्चे होने चाहिए। तो हमने अपना प्लान बना के गोल सेट कर लिए। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, हम 3 डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है क्लासीफाई कर देना, डिपार्टमेंट्स बांट देना, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। तो हम 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। साइंस डिपार्टमेंट के बंदे सारे साइंस में, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के टीचर्स ह्यूमैनिटीज में। डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट को, हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हमें अलॉट करना है। अब साइंस में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स के एक्सपर्ट टीचर को ले आए। मैथ्स कौन पढ़ाएगा, मैथ्स के एक्सपर्ट को ले आए। केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री को ले आए। सेम वे में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी कौन सा सब्जेक्ट कौन सा एक्सपर्ट पढ़ाएगा, हम उसको उठा के ले आए। तो स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। डायरेक्टिंग का मतलब फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करेगी, जो जो डिपार्टमेंट्स के टीचर हैं
उन सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। किस तरीके की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि क्या आपको क्या करना है, आपको ये कंटेंट दे दिया, आपको 50 घंटे में कोर्स कंप्लीट करना है, आपको एक टेस्ट सीरीज दी है, आपको टेस्ट सीरीज साथ साथ कंप्लीट करवानी है, तो पूरी की पूरी आपको गाइड किया जाएगा, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको इस तरीके से काम करना है। कॉमर्स वाले फैकल्टी जो है उनको उनके तरीके से डायरेक्शन दी जाएगी और ह्यूमैनिटीज वाले फैकल्टी को ह्यूमैनिटीज के तरीके से। सबको इंडिविजुअल डायरेक्शन देने के बाद उन सबको क्या बोला जाएगा कि आपको ये डायरेक्शन दी जा रही है सो दैट कि आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, तो आप सारे के सारे अपने एफर्ट्स उसके लिए लगाओगे। और उसके बाद कंट्रोल में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में अगर मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन या मैनेजर हूं तो मैं हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी से पूछूंगा, हाँ जी एक हफ्ता हो गया, आप बताओ आपका कोर्स कहाँ तक हुआ है, या एक महीना हो गया आपने इतना कंटेंट कराया नहीं कराया, आप बताओ जी आपने 100 घंटे का आपका कोर्स पैकेज है, 20 घंटे में आपने कितना कोर्स करवा लिया। तो फिर मैं ये देखूंगा कि आप जिस स्पीड से कोर्स करवा रहे हो उस तरीके से क्या हमारे जो गोल्स हैं 100 घंटे में पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ये सब आपके चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर द इंडिविजुअल चैप्टर्स। ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए। बिना इन फंक्शंस को परफॉर्म किए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है संभवी जी, हाँ कुछ ब्रीफिंग समझ आई इसकी? यस सर। ठीक है ओके। तो ये आपके प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसको मैं धीरे धीरे अपने कवर करता जाऊंगा। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरों से काम करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम बाकी सारे टीचरों से काम करवा रहे हैं तो हम टीचर्स को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई वाली आंटी आती है उनसे सफाई करवा रहे हैं तो हम उनको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लास में डेकोरम मेंटेन करके रखें, शोर ना मचाएं, अपना सिंसियरिटी से पढ़ें, अपना रिजल्ट दें, टाइम पे टेस्ट देने आए, तो हम स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट की एक डिटेल डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो वो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हो इस प्रोसेस को फॉलो करके, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और वो प्रोसेस इस तरीके से फॉलो कर रहे हो कि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल्स अचीव कर सको। तो यहां पर प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को प्लान करोगे, उसके बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांट दोगे, फिर आप स्टाफिंग करोगे, हर एक डिपार्टमेंट को आप नेसेसरी एम्प्लॉयज प्रोवाइड करोगे, फिर उनको डायरेक्शन दोगे और उसके बाद आप उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं। तो इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आपके गोल्स अचीव होते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें और जरूरी होती हैं, क्या? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करो। तो एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट पे आप टास्क को अचीव करो, मिनिमम कॉस्ट पे आप किसी भी टास्क, किसी भी गोल्स को अचीव करो, दैट इज एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द गिवन टास्क करेक्टली।
आप किसी भी टास्क को करेक्टली कंप्लीट करो, दैट इज इफेक्टिवनेस। अब इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी इफेक्टिवनेस में। अगर तो आपके पास टाइम पीरियड मेंशन्ड हो, अगर आपको टाइम पीरियड मेंशन है कि इतने टाइम पीरियड में आपको गोल्स अचीव करने हैं, तो उसका एक अलग केस बनता है। अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन तो इफेक्टिवनेस का अलग केस बनता है। कैसे? जैसे एक केस स्टडी उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, संभवी आप आज पहली क्लास में आए तो आपको बता दूं, बीएसटी में 80 ऑन 80 अगर आपको स्कोर करना है तो उसके लिए आपकी केस स्टडीज परफेक्ट होनी चाहिए। यानी आपकी केस स्टडीज की आइडेंटिफिकेशन 100% करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केस स्टडी करेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे आप मार्क्स लूज कर जाओगे। क्योंकि अगर आपने केस स्टडी आइडेंटिफाई नहीं किया और अंदर गलत आंसर लिख दिया तो भी आपको 0 मिलेंगे। तो 40 ऑन 40 या 80 ऑन 80 स्कोर करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम बहुत सारी केस स्टडीज करें। और जब हम बहुत सारी की बात करते हैं तो कम से कम 4 से 5,000 केस स्टडीज हम करेंगे पूरे सेशन में, ठीक है। अभी मैं आपको 4 से 5,000 केस स्टडीज बोल रहा हूं, लेकिन जब आप एंड ऑफ द ईयर चेक करोगे तो आपकी कम से कम 8 to 9,000 केस स्टडीज हो चुकी होंगी। इस बार भी हमने जो अभी बोर्ड्स के पेपर लिख रहे हैं उनकी अराउंड 6-7 हजार केस स्टडीज हो चुकी हैं। तो अगर 6-7 हजार उनकी हो चुकी है तो इसका मतलब आप 1-आध हजार तो और भी कर सकते हो। तो ये केस स्टडीज जितनी अच्छी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उतना आपका श्योर शॉट रिजल्ट आएगा। और ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था, चाहे इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडीज है, आपका हम सिर्फ आपके सीबीएसई के लिए सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं सीयू सेट के लिए भी। तो सीयू सेट में जो भी आपका एंट्रेंस का पोर्शन आएगा, जितना भी हम पढ़ेंगे इनमें से सारा आपका डोमेन नॉलेज कवर हो जाएगा, ताकि आपको सीयू सेट के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस के लिए डोमेन सब्जेक्ट आपका इसी में कवर हो जाएगा। ओके, इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द गिवन टास्क करेक्टली। अब मैं आपके सामने एक केस स्टडी रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले भी की, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। अब केस स्टडी आपके सामने कि माधव वॉज अलॉटेड अ वर्क, माधव को एक काम दिया गया था 100 आवर्स के लिए, यानी 100 आवर्स का एक टास्क दिया था, और पर आवर उसको 100 रुपीज मिलेंगे। माधव को हर घंटे के 100 रुपए मिलेंगे और 100 घंटे का काम अलॉट किया गया था। तो यानी जो टास्क वो कंप्लीट करेगा वो 10,000 में कंप्लीट करेगा। अब माधव ने 100 आवर्स की जगह ये टास्क को 80 आवर्स में कंप्लीट कर लिया और पर आवर उसको 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 10,000 का जो काम था उसने 8,000 में कंप्लीट कर लिया। तो 10,000 का काम उसने 8,000 में ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करके दे दिया। तो इसका मतलब वो क्या है? ही इज एफिशिएंट। ठीक है जी हाँ संभवी, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, तो यहां पर 100 आवर्स का टाइम था। हाँ, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। 100 आवर्स दिए थे, पर आवर के उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो यानी टोटल 10,000 की कॉस्ट में इसको काम कंप्लीट करना था, लेकिन इसने काम सिर्फ 8,000 रुपए में कंप्लीट कर लिया। तो इसने कंपनी के 2,000 रुपए बचा लिए। तो अगर इसने कंपनी के 2,000 बचा लिए तो इसका मतलब ये क्या है? ये ये एफिशिएंट एम्प्लॉई है, क्योंकि इसने टास्क 2,000 बचा के मिनिमम कॉस्ट पे अपने गोल्स को अचीव किया है। और साथ ही साथ ये इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसने अपने टास्क को कंप्लीट भी किया है। तो इसने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया, तो ये इफेक्टिव तो है ही, और इसने कम कॉस्ट पे कंप्लीट किया है, तो इसलिए ये एफिशिएंट भी है। तो इज बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब इसको दूसरा केस लेते हैं। माधव वॉज एबल टू कंप्लीट द टास्क इन 100 आवर्स। तो पूरे 10,000 रुपए में इसने टास्क को कंप्लीट कर लिया 100 आवर्स में। तो ये एफिशिएंट नहीं है बट इफेक्टिव है, क्योंकि इसने काम को कंप्लीट कर लिया ऑन टाइम। तो ही इज इफेक्टिव, ठीक है, बट ही इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि इसने मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट नहीं किया है, इसने पूरी कॉस्ट पे कंप्लीट किया है। तीसरा केस, अगर आपको टाइम पीरियड मेंशन ना हो, अगर आपको टाइम पीरियड मेंशन ना हो और आपको बोला जाए कि सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है, टाइम डायमेंशन नहीं गिवन कि आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और सिंपल लिखा हुआ है द नेसेसरी वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड। तो इसने 100 की जगह 110 घंटे में कर लिया, या इसको पर आवर की कॉस्ट नहीं मिल रही, इसको पर आवर की कॉस्ट नहीं मिल रही। अगर पर आवर की मिलेगी तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब अगर तीसरा केस है कि इसको बोला गया कि आपको टास्क कंप्लीट करना है और उसमें पर आवर की कॉस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज इफेक्टिव बिकॉज ही वॉज एबल टू कंप्लीट द टास्क।
ठीक है, तो ये केसेस आपको जब मैं जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, ठीक है, तो वो स्टडी मटेरियल में आपको सारे के सारे हर टॉपिक पे केस स्टडीज हैं। तो हर चैप्टर के पीछे कम से कम 20 से 25 केस स्टडीज हैं जो हर टॉपिक को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरी वाली बुक में आपको, पहली बुक में आपको सॉल्व केस स्टडीज मिलेंगी, सेकंड बुक है उसमें अनसॉल्व मिलेगी, और उसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज में देंगे वो अलग देंगे, उसके अलावा जो हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे वो अलग करेंगे, और जो केस स्टडीज में पैसेज वाला प्रैक्टिस करेंगे वो अलग करेंगे। तो 12th में कम से कम हर चैप्टर के हम 100 केस स्टडीज करके चलेंगे। तो 70 से 100 अगर हमने हर चैप्टर की कर ली तो आप मुझे बताओ कि किसी भी हिसाब से आपके नंबर कट नहीं सकते कहीं पे भी। तो अगर आप मेरी क्लास में भी बैठ के पढ़ लेते हो ना और घर जाके किताब नहीं भी खोलते, भाई ठीक है, कभी मन किया तो एक बार खोल लिया कि हाँ थोड़ा सा पेपर, मतलब जिस दिन मैं टेस्ट लूँ उस टेस्ट से एक दिन पहले 2 दिन पहले भी अगर आपने खोल के पढ़ लिया ना, आपकी बीएसटी तब भी तैयार हो जाएगी 80 on 80। तो आपको अलग से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट की। ठीक, ओके। तो मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन क्या देखी? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, और प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, विच आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 पॉइंट पढ़े थे, आज सारे पॉइंट खत्म कर देते हैं उसके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, सीक्वेंस ऑफ स्टेप बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? सबसे मैनेजमेंट की पहले फीचर क्या है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हो? आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग क्यों कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके गोल्स अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द गोल्स, या मैनेजमेंट फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई डाउट? जी हाँ संभवी? ओके। सेकंड, मैनेजमेंट इज परवेजिव। तो परवेजिव का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फिनोमिना। तो मैनेजमेंट इज परवेजिव, इट मींस मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। इवन जो रेड लाइट सिग्नल पे जो भिखारी भीख मांग रहे होते हैं वहां पर भी जरूरी है मैनेजमेंट। अब मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने अलग अलग गांव से लोग पकड़ के किसी का हाथ पैर तोड़ ताड़ के उनको मैंने भिखारी बना दिया और उनको बोला कि आपको इन जगह बैठना है, तो मुझे उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो जितने भी भिखारी हैं उनको मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे प्लान करना है सबसे पहले। तो अगर मैं उसमें बात करूं तो सबसे मेरी पहले प्लानिंग क्या रहेगी कि हर भिखारी को डेली 100 रुपए ला के देने हैं। ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि मैं हर एक की फिजिकल कंडीशन को देख के उसको अलग अलग सिग्नल पे बिठाऊंगा। ठीक है, किसी के हाथ पैर नहीं है तो उसको ऐसी जगह बिठाऊंगा जहां पर उसको इमोशनली लोग ज्यादा पैसा दें। ठीक है, जो ज्यादा चुस्त है उसको कहीं और बिठाऊंगा। तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया हर एक की जगहें। स्टाफिंग में एप्रोप्रिएट जो सही बिल्कुल भिखारी है उसको उसी पॉइंट पे अपॉइंट करूंगा जहां से वो ज्यादा कलेक्शन लेके आए। डायरेक्टिंग, मैं हर भिखारी को अपनी गाड़ी में निकलूंगा, हर एक घंटे में चेक करता जाऊंगा सिग्नल पॉइंट्स पे, हाँ जी क्या कलेक्शन हो रही है तेरी, काम कर रहा नहीं कर रहा, सो भाग तो नहीं गया। और उसके बाद कंट्रोल कि हाँ भाई 100 रुपए तूने देने थे, दोपहर हो चुकी है, आधे दिन में तूने कितनी कलेक्शन की है, 50 रुपए, अभी आधा दिन बाकी है, तो उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा। तो इसका मतलब चाहे भिखारियों की मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ही परवेजिव का मतलब है, चाहे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट चाहिए, शेफ खाना बना रहा है, वेटर सर्व कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करना।
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स टाइम पे आए, अपने अपने ओपीडीज में टाइम पे जाएं, पेशेंट्स को ट्रीट करें, उनको मैनेज करना। स्कूल में प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं। तो हर जगह मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो इसलिए मैनेजमेंट इज परवेजिव, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, हर टाइप ऑफ उसमें एप्लीकेबल है, कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टेढ़ी है, मेढ़ी, कुछ भी है, हर जगह आप कहीं भी बोलो, आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, अंडरवर्ल्ड की बात करो, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। तो हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, बिना मैनेजमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैनेजमेंट इज परवेजिव। ठीक है, संभवी जिया, क्लियर? ओके। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी, दूसरा नाम मल्टी फेसिड। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेसिड। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी को मैनेज नहीं करता, मैनेजमेंट सारी डाइवर्स एक्टिविटीज को मैनेज करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हम हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो काम होता ही है। यहां पर क्या काम है आपको? पढ़ाने का। स्कूल में क्या काम है आपको? पढ़ाने का। ठीक है, हलवाई की दुकान पे क्या काम है? समोसे तलने का। ठीक है, या रेस्टोरेंट में क्या काम है? खाना बना के खिलाना बिठा के। ठीक है, पिलाना भी और खिलाना भी। ठीक है, और हॉस्पिटल में क्या काम है? पेशेंट्स को ट्रीट करने का। ठीक है, केमिस्ट की शॉप पे क्या काम है? जो भी कस्टमर आ रहा है उसको दवाइयाँ निकाल के देने का। तो योगा सेंटर में क्या काम है? जो आ रहे हैं उनको योगा करवाना। तो हर जगह, हर जगह आपको मैनेजमेंट है और हर जगह काम है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी नेचर का काम हो रहा है, उसके नेचर ऑफ वर्क को आप कैसे मैनेज करते हो, हाउ यू मैनेज दी वर्क। कि अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो वर्क कैसे मैनेज होगा, आप टीचर्स को किन किन क्लास में कैसे टाइम टेबल बना के भेजोगे, कैसे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, कैसे उसके बाद उनके टेस्ट लेंगे, कैसे रिजल्ट बनाएंगे। तो पूरा का पूरा काम को भी तो मैनेज करने के लिए पूरी टीम चाहिए। तो पूरी टीम जो इन सारे काम को मैनेज करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग टाइप का उनका बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय पैसे के लिए आता है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए तो मैं काम करूं। कोई कहता है पैसे कम भी मिलेंगे चलेगा, बस थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए। कोई कहता है कि मेरे को तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ज़रा मेरे से अच्छे से कोई बोलचाल कर ले, अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, मैं अपनी सोशल प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। तो ये, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, तो आपने हर टाइप के लोगों को मैनेज करना। अगर हम क्लासरूम की बात करें, ऑफलाइन आप सब बैठे हो सामने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे आपको भी सेटिस्फाई करना है पढ़ा के और ऑनलाइन वालों को भी करना है, तो मैं आपसे भी पूछता हूँ समझ आया, मैं ऑनलाइन वालों को भी साथ साथ पूछ रहा हूँ आपको समझ आया। तो यानी आपकी नीड्स अलग हैं, आप यहाँ के बैठे हो, उनकी नीड्स अलग है, वो ऑनलाइन बैठे हैं, चाहे वट एवर द रीजन, दूर है या कुछ भी है। तो मुझे तो दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑनलाइन बैठा है उसके भी 80 ऑन 80 आए, जो ऑफलाइन बैठा है उसके भी 80 ऑन 80 आए। तो उसके लिए मैं आप सबको कैसे मैनेज करूं, ऑफलाइन वालों को कैसे मैनेज करूं, ऑनलाइन वालों को कैसे मैनेज करूं, जो नहीं आए हैं क्लास, जो बाहर गए हुए घूमने फिरने, उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि उनको भी मैनेज कर सकूं। तो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट नीड्स या डिफरेंट बिहेवियर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस का मतलब है कि आप एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो। जैसे आप फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल लाते हो और रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। आप स्टील लेके आए, लोहा लेके आए, उसके बाद आपने उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए, इंजन लगाया, हेडलाइट ये सब लगा के कार बना के बाहर निकाली। या फिर आप मेरे पास आए हो एक रॉ फॉर्म में, मैं आपको पढ़ा लिखा के आपको मैं एक ह्यूमन कैपिटल बनवा रहा हूँ कि आप आगे फ्यूचर में जाके
अपनी नेसेसरी स्किल्स को यूज करके कुछ कमा सको, ठीक है, इन केस अगर आप किसी भी ऐसे हमारे प्रोफेशन में आते हो तो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अब आप घर से यहाँ पर आए, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, फिर आपके पढ़ाने के बाद मैं आपके डाउट्स लूँ, डाउट्स लेने के बाद वो टॉपिक रिवाइज करा दूँ, फिर मैं आपके टेस्ट लूँ, आपको केस स्टडीज करा दूँ, तो ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, फिर फाइनल टेस्ट सीरीज लेके आपको फाइनल में बिठा दूँ, आपके नंबर आ जाए, तो मेरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी मैंने पूरे एक प्रोसेस को मैनेज किया है, आपकी ज्वाइनिंग से लेकर आपके एग्जिट तक। 2023 मई में, अब तो पेपर मई में होते जाके, तो अभी से लेकर 2023 मई तक आपको मैंने पूरा एक प्रोसेस फॉलो करके आपको मैंने मैनेज किया है ताकि आपके गोल अचीव हो सके। तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। क्लियर? कोई डाउट? संभवी, जिया, कोई डाउट यहां तक? ओके। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है, 3 पॉइंट हो गई है, फोर्थ पॉइंट क्या है? कौन बताएगा? कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जो ऑनलाइन बैठे हो, आप ये पॉइंटर्स लिख सकते हो फिलहाल, बुक्स जब आपके पास आएगी तो आप हाईलाइटर रख लेना, हाईलाइटर से मार्क कर लेना। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस हमारा क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले आप प्लान करते हो, प्लान करने के बाद आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों को बांट देते हो, लोगों को नहीं बांटते, आप पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हो, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें यहाँ पर सारी स्ट्रीम चलानी है, हमें यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम चलानी है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमने गोल सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें सारी स्ट्रीम चलानी है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, वर्क को डिवाइड कर लिया, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। उसके बाद स्टाफिंग, हर डिपार्टमेंट को हम नेसेसरी कॉम्पिटेंट पोटेंशियल एम्प्लॉइज यानी टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स के लिए बेस्ट फिजिक्स को अपॉइंट करेंगे, मैथ्स के लिए मैथ्स को, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स को, इको के लिए इको को, इंग्लिश को इंग्लिश के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट टीचर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट क्या करेगा? डायरेक्शन देगा, हर टीचर को डायरेक्शन देगा कि आपने कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट कराना है, कैसे रिवाइज कराना है, कब आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कैसे आपको इनको बुलाना है, तो पूरा पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा हर डिपार्टमेंट्स को। और उसके बाद हर एक के डिपार्टमेंट के हर एक फैकल्टी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। कंट्रोलिंग का मतलब है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है, क्या वो मैच खा रही है? कि अगर आपको 6 महीने के अंदर जो कंटेंट खत्म करना है, तो जिस स्पीड से आप जा रहे हो, क्या उस स्पीड से 6 महीने में आपका कंटेंट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसको कंट्रोल करना। और जब अगर हो रहा है सक्सेसफुली और हो गया, तो यानी आपके गोल्स अचीव हो गए, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आप नए सिरे से नए ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, नए तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, नए तरीके से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये आपका हर साल कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है संभवी, जिया? ओके। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद अगला पॉइंट आता है आपका, मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या है? मैं बिल्कुल, मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर का मतलब है जैसी बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वैसा मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? हमारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, पॉलिटिकल, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई गलती से, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, लीगल एनवायरनमेंट, कोई लॉ पास हो गया, ठीक है, लॉ पास होने की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जैसे अभी हो गई। ठीक है, ऑफलाइन क्लास है, आप कैमरास का भी हमने सोचा भी नहीं था कि कैमरा इंस्टॉल होंगे, आपकी ऐसे क्लास चल रही होगी ऑनलाइन भी, साथ साथ टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। ठीक है, या उसके अलावा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कोई बैंक रेट गिर गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई,
मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की चेंज हो गई। तो किसी भी बाहर के एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट चेंज। आज से 2 साल पहले हमारी प्योरली ऑफलाइन क्लास होती थी, क्यों? क्योंकि उस समय कोविड ये सब नहीं था। जैसे ही कोविड आया एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिसके साथ साथ हमें भी अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ा। तो मैनेजमेंट ने अडेप्ट कर लिया, हमारी मैनेजमेंट को सामने वालों ने अडेप्ट कर लिया, यानी हमने इस तरीके से मैनेज किया क्लास को कि हमने उन चेंजेस को अडेप्ट कर लिया। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, कि जैसा इन्वायरमेंट आएगा मैनेजमेंट अपने आप को वैसा ढाल लेगी। ठीक है। 6 पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन बताएगा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब? व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? ट्राई करेंगे ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। इट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल पर्सन से अचीव नहीं होती। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यू हैव टू हैव द टीम। आपका टीम होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, और हर एक टीम के अपने अपने एफर्ट्स होने चाहिए, और उनके सबके एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन के लिए होने चाहिए। और हर टीम का कॉमन डायरेक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। चक दे इंडिया मूवी देखी थी आप लोगों ने? देखी थी? संभवी, जिया, चक दे इंडिया मूवी देखी है? तो उसमें क्या था? शाहरुख खान जब आता है तो सबसे पहले जब वो टीम इकट्ठी करता है, जितनी भी लड़कियों को लाइन में खड़ा करता है, उनसे सबसे पूछता है कि आप कहाँ से हो। कोई कहता है मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कोई कहते हैं मैं अरुणाचल से हूँ, कोई कहते हैं हरियाणा से हूँ, कोई पंजाब से हूँ। तो वो क्या कहता है? दोबारा बोलो कहाँ से हो। तो वो क्या उनके बीच में चाह रहा है? एक यूनिटी। यूनिटी कि आपको एक टीम की तरह खेलना है, आपको इंडिया के लिए खेलना है, ना कि अपने स्टेट के लिए खेलना है। तो उसके लिए वो क्या करता है? एक टीम बनाता है। टीम के में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या लाता है? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं होगा, हर कोई अपना एफर्ट दे रहा है, हर कोई अच्छा खेल रहा है, लेकिन अपने अपने लिए खेल रहा है। अगर हर कोई अपने अपने लिए खेलेगा और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगा तो क्या गोल होगा? नहीं होगा। क्रिकेट में दो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, प्लेयर्स अगर एक ने शॉट मारा, दूसरा रनिंग ले रहा है, तो दूसरे को उससे कोऑर्डिनेट करके भागना है ना। एक भाग के इधर आगे, दूसरा वहीं खड़ा हुआ है, अब तू क्यों नहीं गया वहां पे? मुझे बोला ही नहीं किसी ने। अबे बोल तो रहा था, उधर भागा, वो नहीं गया ना। तो देखो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा? एक आउट हो जाएगा, टीम हार जाएगी, गोल अचीव नहीं होगा। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको टीम एफर्ट की जरूरत है। और मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल पर्सन से नहीं चलती, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, और सारे ग्रुप ऑफ पीपल अपनी अपनी एफर्ट देंगे और उनके सबके एफर्ट्स एक कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ होंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। टू अचीव एनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स देयर हैज टू बी people, there has to be management, and management is not achievable until there is a group of people, those who are putting their efforts unitedly for common direction. ठीक है? Okay. Sambhavi, Jia, clear? Yes. And the last point is management is an intangible force. तो व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल? ह्यूमैनिटीज वाला कौन है यहाँ पे? आप में से किसी के पास ह्यूमैनिटीज है? अच्छा, कोई बात नहीं। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ह्यूमैनिटीज में बीएसटी है। अभी एक्चुअली वो कई स्कूलों ने चॉइसेस दे दिया, माउंट कार्मेल में है, अब जैसे नवनीत सृष्टि वगैरह है। अब ये बीएसटी भी कहते हैं 2-4 स्कूल खुल जाए उसके बाद शुरू करते हैं, स्कूल खुल जाए। तो कई स्कूल में बीएसटी दे दिया है ह्यूमैनिटीज के साथ। एक्चुअली इसलिए दी है बीएसटी, इसलिए दी गई है क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप अगर आप खुद सोच के देखो, आप क्या करोगे फ्यूचर में? ऐसा तो नहीं कि 12th के बाद आपकी शादी करवा देंगे, नहीं ना। तो 12th के बाद पढ़ाई तो करोगे ना। तो पढ़ाई जब भी करोगे उसमें आपके 2 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, इकोनॉमिक्स भी आएगी और बिजनेस स्टडीज भी आएगी। आप कहोगे बिजनेस स्टडीज कैसे आएगी? कोई भी बिजनेस करोगे, किसी के अंडर भी जॉब करोगे, खुद भी बिजनेस करोगे, उसमें आपको सारे के सारे बिजनेस के जितने भी लॉज हैं,
जितने भी थ्योरीज हैं वो सब पता होनी चाहिए। अब मैं किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहा हूँ, एमबीए कर रखी है, एमबीए में तो सारे के सारे चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज पे हैं। आप बीबीए करो, बीबीए करो, बीबीएस करो, बीबीई करो, बीकॉम करो, बीए करो, कुछ भी करो, आपका बिजनेस स्टडीज आएगा ही आएगा उसमें, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू योर रियल लाइफ। इकोनॉमिक्स तो है ही, इकोनॉमिक्स ऑफ डेली लाइफ में देखते ही हो, वो तो आएगा ही आएगा। तो ये भी आता है, इसलिए दे आर मेड दिस सब्जेक्ट मैंडेटरी की हर जगह पे ये सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड मोर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस स्टडीज में पार्ट बी में दो सबसे भयंकर चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि अच्छा की धज्जियां उड़ा देते हैं। मतलब आपकी पूरी बीएसटी एक तरफ, वो दो चैप्टर एक तरफ। मतलब आप कहोगे कि कौन सी घड़ी में हमने बीएसटी ले ली थी जो ऐसे चैप्टर हमारे पल्ले पड़ गए। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स एवर सीन। थ्योरेटिकल तो है, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपकी तो पूरी पूरी फील्ड ही खुल जाती है फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो वो दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको लगेगा अच्छा, इसीलिए बीएसटी दी थी स्कूल वालों ने, क्योंकि वो आपको खुद अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए वो चैप्टर्स आने जरूरी हैं। तो इट्स गुड टू स्टडी बीएसटी, नॉट ओनली फॉर योर सीबीएसई सिलेबस, अपनी पर्सनल मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि आपको ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा ही आएगा। सो लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल फोर्स क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है? ठीक है, विच कैन बी सीन और टच, दैट इज टेंजिबल। और इनटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, घर पे पिताजी ने झापड़ लगा दिया, टेंजिबल। जोर से डांट दिया, इनटेंजिबल, वो महसूस होता है। ठीक है, तो इनटेंजिबल फोर्स क्या है? विच कैन नॉट बी सीन, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स का मतलब है कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते कि अब कहोगे ये मैनेजमेंट है, कहाँ है भाई? मैनेजमेंट है, हाँ तो कहाँ है? ये तो लोग बैठे हुए हैं, ये तो क्या ये मैनेजमेंट है? नहीं, ये मैनेजमेंट है। अबे है क्या मैनेजमेंट? तो उसको फील करना। कैसे फील कर भाई? तेरे गोल्स अचीव हो रहे हैं, मेरे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, तो अगर मेरे गोल्स अचीव हो रहे हैं तो दैट मीन्स आई कैन फील दी प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जितनी मेरी इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी उतनी जल्दी मेरे गोल्स अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं अपनी गोल्स के अचीवमेंट से। चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान ने प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर मैनेज किया सारे प्लेयर्स को, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया, तब जाके गोल्स अचीव हुए। तो इसका मतलब उसने गोल्स जो अचीव किए वो अचीवमेंट दिखाई दी कि अचीव हो गया, तो इसलिए वो मैनेजमेंट की सक्सेस थी जो गोल्स अचीव हुए। तो इसलिए मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। कोई डाउट इन पॉइंट्स में? संभवी, जिया, कोई डाउट इन पॉइंट्स में? नो सर। जिया, क्लियर है? ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, स्लो पेस में हम चलेंगे आराम आराम से। ठीक है, अभी आपके पास टोटल आपके पास कितना 14 मिनट्स हैं, 12-14 मिनट्स हैं। टेक अ ब्रेक, आराम से रिलैक्स करो, उसके बाद वील स्टार्ट विद इको। आज हमने मनी बैंकिंग का एक क्रूशियल टॉपिक करना है, और आज जो हम इकोनॉमिक्स में करेंगे वो आपकी एंट्रेंस का भी साथ साथ कवर होगा, सीयू सेट का। ठीक है, तो जिया, संभवी, 15 मिनट्स बाद मिलते हैं दोबारा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।